नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कैसे हुई। अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन रॉड्रिक विक्स पहला शख्स था जिसने रानी लक्ष्मीबाई को अपनी आंखों से लड़ाई के मैदान पर लड़ते हुए देखा था और कहा था। उन्होंने घोड़े की रस्सी अपने दांतों में दबाई हुई थी और वे दोनों हाथों से तलवार चला रही थी और एक साथ दोनों तरफ वार कर रही थी। उनसे पहले एक और अंग्रेज जॉन लैंग को रानी लक्ष्मीबाई को नजदीक से देखने का मौका मिला था, लेकिन लड़ाई के मैदान पर नहीं, उनकी हवेली पर। जब दामोदर के गोद लिए जाने को अंग्रेजों ने अवैध घोषित कर दिया था तो रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का अपना महल छोड़ना पड़ा था। रानी के वकील जॉन लैंग की सेवाएं ली थी, जिसने हाल ही में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक केस जीता था और हमेशा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुकर रहते थे। जब लैंग पहली बार झांसी आए तो रानी ने उनको लेने के लिए घोड़े का एक रथ आगरा भेजा। झांसी पहुंचने पर लैंग्स को 50 घुड़सवार एक पालकी में बिठाकर रानी महल लाए, जहाँ के बगीचे में रानी ने एक शामियाना लगवाया हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई शामियाने के एक कोने में एक पर्दे के पीछे बैठी हुई थी, तभी अचानक रानी के दत्तक पुत्र दामोदर ने वो पर्दा हटा दिया। लैंग्स की नज़र रानी के ऊपर पड़ी। बाद में रेनर जे रॉच ने एक किताब में लिखा कि द रानी ऑफ द झांसी रेबल अगेंस्ट विल। किताब में जॉन लैंग को कहते हुए बताया गया था, रानी मध्यम कद की तगड़ी महिला थी और अपनी व्यवस्था में उनका चेहरा बहुत सुंदर रहा होगा, लेकिन अभी भी उनके चेहरे का आकर्षण कम नहीं था। झांसी हमेशा इस बात की पक्षधर रही थी कि झांसी को फिरंगियों के अधीन नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों ने उनसे कई मुद्दों को लेकर बात करना चाही, लेकिन लक्ष्मीबाई ने ठुकरा दिया। 1857 के सितंबर और अक्टूबर महीने में पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सफलतापूर्वक इन्हें विफल कर दिया। 1858 के जनवरी माह में ब्रिटिश सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया और भारी बमबारी की मदद से अंग्रेज किले की दीवार में सैन्य लगाने में सफल हो गए। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रिटिश सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया। खुद को कमजोर होता देख लक्ष्मीबाई झांसी की आखिरी उम्मीद दामोदर राव को अपनी पीठ से बांधकर छोटी सैन्य टुकड़ी के साथ झांसी से निकल गई। रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। 17 जून की सुबह लक्ष्मीबाई अपनी अंतिम जंग के लिए तैयार हुई। बहरहाल कैप्टन रॉड्रिक विक्स ने तय किया कि वे खुद आगे जाकर रानी पर वार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब वो ऐसा करना चाहते थे, रानी के घुड़सवार उन्हें घेरकर उन पर हमला कर देते थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि उनका ध्यान भंग कर दें। कुछ लोगों को घायल करने और मारने के बाद रॉड्रिक्स ने अपने घोड़े पर ऐंठ लगाई और रानी की तरफ बढ़ चले। उसी समय अचानक रॉड्रिक के पीछे से जनरल रोज की अत्यंत निपुण ऊंट की टुकड़ी ने एंट्री ली। इस टुकड़ी को रोज ने रिजर्व में रख रखा था। इसका इस्तेमाल वो जवाबी हमला करने वाले थे। इस टुकड़ी का अचानक लड़ाई में कूदने से ब्रिटिश खेमे में फिर से जान आ गई। रानी से फौरन भाग गई थी। उनके सैनिक मैदान से भागे नहीं, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या कम होना शुरू हो गई। उस लड़ाई में भाग ले रहे जॉन हेनरी सिल्वेस्टर ने अपनी किताब कलेक्शन ऑफ द कैंपेन इन मालवा एंड सेंट्रल इंडिया में लिखा कि रानी अचानक जोर से चिल्लाई, मेरे पीछे आओ। 15 घुड़सवारों का एक दस्ता उनके पीछे हो लिया। वो लड़ाई के मैदान से इतनी तेजी से हटी कि अंग्रेज सैनिकों को उनके समझ पाने में कुछ सेकंड लगे। रानी और उनके साथियों ने एक ही मील का सफर तय किया था कि कैप्टन वृक्ष के घुड़सवार उनके पीछे आ पहुंचे। जगह थी कोटा की सराय। लड़ाई नए सिरे से शुरू हुई। रानी के एक सैनिक के मुकाबले औसतन ब्रिटिश 2 सैनिक लड़ रहे थे। अचानक रानी को अपने बाएं सीने में हल्का सा दर्द महसूस हुआ, जैसे कि उन्हें किसी सांप ने काट लिया हो। एक अंग्रेज सैनिक जिसे वो देख नहीं पाई थी, उनके सीने में संगीन भोंक दी। वो तेजी से मुड़ी और अपने ऊपर हमला करने वाले पर पूरी ताकत से तलवार लेकर टूट पड़ी। युद्ध में इसलिए कमजोर हो गई थी क्योंकि तात्या टोपे योजना के अनुसार युद्ध के मैदान पर पहुंच नहीं सके। रानी को लगी चोट बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन उनमें बहुत तेजी से खून निकाल रहा था। अचानक घोड़े पर दौड़ते दौड़ते उनके सामने एक छोटा सा पानी का झरना आ गया। उन्होंने सोचा कि घोड़ी एक ही छलांग लगाएगी और घोड़ा झरने के पार हो जाएगा, तब उनको कोई नहीं पकड़ पाएगा। उन्होंने घोड़े से ऐंठ लगाई, लेकिन नए नवेला घोड़ा छलांग लगाने के बजाय इतनी तेजी से रुका कि करीब करीब उनकी गर्दन के ऊपर लटक गई। उन्होंने फिर ऐंठ लगाई, लेकिन घोड़े ने एक भी इंच आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तभी उन्हें लगा कि उनकी कमर में बाईं तरफ किसी ने तेजी से वार हुआ है। उनको राइफल की एक गोली लगी। रानी के बाएं हाथ की तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। उन्होंने उस हाथ से अपनी कमर से निकलने वाले खून को दबाकर रोकने की कोशिश की। एंटोनिया फ्रेजर अपनी पुस्तक द वॉरियर की यूनिट में लिखती है, तब तक एक अंग्रेज रानी के घोड़े के बगल में पहुंच चुका था। उसने रानी पर वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई। रानी ने भी उसका वार रोकने के लिए दाहिने हाथ में पकड़ी अपनी तलवार ऊपर की। उस अंग्रेज की तलवार उनके सिर पर इतनी तेजी से लगी कि उनका माथा फट गया और उनसे निकलने वाले खून से लगभग अंधी हो गई। तब भी रानी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अंग्रेज सैनिक पर जवाबी वार किया, लेकिन वो सिर्फ उसके कंधे को ही घायल कर पाई। रानी घोड़े से नीचे गिर गई। तभी उनके एक सैनिक ने अपने घोड़े से कूदकर उन्हें अपने हाथों में उठा लिया और पास के एक मंदिर ले गया। रानी तब तक जीवित थी। मंदिर के पुजारी ने उनके सूखे ओठों पर एक बोतल में रखा गंगा जल लगाकर तर किया। रानी बहुत बुरी हालत में थी। धीरे धीरे वो अपनी होश खो रही थी। उधर मंदिर के हाथे में बाहर लगातार फायरिंग चल रही थी। अंतिम सैनिक को मारने के बाद अंग्रेज सैनिक समझे कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। तभी रॉड्रिक ने जोर से चिल्लाकर कहा, वो लोग मंदिर के अंदर गए हैं, उन पर हमला करो, रानी अभी जिंदा है। उधर पुजारियों ने रानी की अंतिम प्रार्थना शुरू कर दी। रानी की एक आंख
अंग्रेज सैनिक की कटार से लगी चोट के कारण बंद थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी दूसरी आंख खोली। उन्हें सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उनके मुंह से रुक रुक कर शब्द निकल रहे थे। दामोदर, मैं तुम्हारी देख रेख में छोड़ती हूँ, उसे छावनी ले जाओ, दौड़ो उसे ले जाओ। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने गले से मोतियों का हार निकालने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और फिर बेहोश हो गई। मंदिर के पुजारी ने उनके गले से हार उतार कर उनके एक अंगरक्षक को हाथ में रख दिया और कहा कि इसे रख लो दामोदर के लिए। रानी की सांसें तेजी से चलने लगी। उनकी चोट से खून निकलकर उनके फेफड़ों में घुस रहा था। धीरे धीरे वो डूबने लगी। अचानक उनमें फिर से जान आ गई। वो बोली, अंग्रेजों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। कहते ही उनका सिर एक और लुढ़क गया। उनकी सांसों को एक और झटका लगा और फिर सब कुछ शांत हो गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण त्याग दिए। वहां मौजूद रानी के अंगरक्षकों ने आनन फानन में कुछ लकड़ियां जमा की और उन पर रानी के पार्थिव शरीर को रखकर मुखाग्नि लगा दी। उनके चारों तरफ राइफलों की गोलियों की आवाज बढ़ती चली जा रही थी। मंदिर की दीवार के बाहर अब तक सैकड़ों ब्रिटिश सैनिक पहुंच गए थे। मंदिर के अंदर सिर्फ 3 राइफलें अंग्रेजों पर गोली बरसा रही थी। पहले एक राइफल शांत हुई, फिर दूसरी और फिर तीसरी राइफल भी शांत हो गई। जब अंग्रेज मंदिर के अंदर घुसे तो वहां कोई आवाज नहीं आ रही थी, सब कुछ शांत था। सबसे पहले रॉड्रिक ब्रिक्स अंदर पहुंचे। वहां रानी के सैनिकों और पुजारियों को कई दर्जन रक्त रंजित शव पड़े हुए मिले। एक भी आदमी जीवित नहीं बचा था। उन्हें सिर्फ एक शव की तलाश थी, वो थी रानी। तभी उनकी नज़र चिता पर पड़ी, जिसकी लपटें अब धीमी पड़ चुकी थी। उन्होंने अपने बूट से उसे बुझाने की कोशिश की, तभी उनके मानव शरीर के जले हुए अवशेष दिखाई दिए। रानी की हड्डियां करीब करीब जलकर राख बन चुकी थी। इस लड़ाई में लड़ रहे कैप्टन क्लेमेंट होकर हेनिस ने बाद में रानी के अंतिम क्षणों का वर्णन करते हुए लिखा कि हमारा विरोध खत्म हो चुका था। कुछ सैनिकों से गिरी हथियारों से लैस एक महिला अपने सैनिकों में कुछ जान फूंकने की कोशिश कर रही थी। बार बार इशारों और तेज आवाज में हार रहे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं पड़ रहा था। कुछ ही मिनटों में हमने उस महिला पर काबू पा लिया। हमारे एक सैनिक की कटार का तेज वार उसके सिर पर पड़ा। सब कुछ समाप्त हो गया। बाद में पता चला कि वो महिला कोई और नहीं, स्वयं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी की मौत के साथ ही विद्रोहियों का साहस टूट गया और ग्वालियर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। नाना साहब वहां से भी बच निकले, लेकिन तात्या टोपे के साथ उनके अभिन्न मित्र नवाड़ के राजा ने गद्दारी की। तात्या टोपे पकड़े गए और उन्हें ग्वालियर के पास शिवपुरी में ले जाकर एक पेड़ से फांसी पर लटका दिया गया। वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।